नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कल रात को मैंने देखी द सर्पेंट। कल रात को ही मैंने इसे देखकर कंप्लीट किया। सीरियल किलर चार्ल्स शुभराज के जीवन पर आधारित ये एक बीबीसी और नेटफ्लिक्स के द्वारा को प्रोड्यूस की गई क्राइम थ्रिलर सीरीज है। बीबीसी वन और बीबीसी iPlayer पर तो इसे जनवरी में ही रिलीज कर दिया गया था, पर इंटरनेशनली इसे अभी नेटफ्लिक्स पर इसी महीने अप्रैल में ही अवेलेबल कराया गया है। एक एक घंटे के लगभग इसमें 8 एपिसोड्स है और अगली कोई सीज़न वगैरह नहीं आने वाली, लिमिटेड सीरीज़ है। बस यही 8 एपिसोड्स इसमें होने वाले हैं। तहर रहीम नाम के एक फ्रेंच अल्जेरियन मूल के एक्टर ने चार्ल्स शुभराज के कैरेक्टर को यहाँ पर प्ले किया है। पिछले करीब 8-10 दिनों से मेरे रिकमेंडेशन में नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ आ रही थी बार बार। तो अब एक भारतीय मूल के फ्रेंच सीरियल किलर चार्ल्स शुभराज के जीवन पर आधारित सीरीज़ बीबीसी ने इसे प्रोड्यूस किया है। तो मैं देखना चाह रहा था कि भाई बीबीसी को आखिर चार्ल्स शुभराज की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों आया कि भाई उसने पूरी की पूरी सीरीज़ ही बना दी। ये मन में बार बार प्रश्न मेरे आ रहा था। तो इसीलिए सोचा मैंने कि चलो इसे देख लेते हैं। और सीरीज़ देखने के बाद में इसका उत्तर मुझे मिला भी कि भाई बीबीसी को आखिर इस कैरेक्टर में इतना इंटरेस्ट क्यों आया। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कहानी की हम चर्चा करते हैं। तो इस सीरीज़ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ तो थाईलैंड के डच एम्बेसी में काम करने वाले एक डच डिप्लोमेट हर्मन कनिपमबर्ग को 2 डच नागरिकों की हत्या के बारे में पहले मिसिंग होने के बारे में पता चलता है। फिर जब वो धीरे धीरे इसको इन्वेस्टिगेट करता है तो पता चलता है कि उन 2 डच नागरिकों को जलाकर मार दिया गया था। फिर उसे पता चलता है कि ये हत्या एलन नाम के एक क्रिमिनल ने की हुई है। जो चार्ल्स शुभराज होता है, एलन नाम से वहाँ पर थाईलैंड में रह रहा होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेट करता चल जाता है वैसे वैसे उसे इस चार्ल्स शुभराज के घिनौने चेहरे के बारे में पता चलता है कि उसने कई सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट की मार दिया है, उसकी हत्या की हुई है चार्ल्स शुभराज ने। और इसके बाद हर्मन कनिपमबर्ग के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है इस एलन को, यानी उर्फ चार्ल्स शुभराज को पकड़ना। और इसके बाद फिर पूरी सीरीज में हमें इस हर्मन कनिपमबर्ग के त्याग को, बलिदान को, देशभक्ति को, उसके अंदर की मानवता को, वो कैसे अपने देश के लोगों की कितनी केयर करता है, इन सब बातों के बारे में पूरी सीरीज में हमें दिखाया है कि कैसे इस इन्वेस्टिगेशन के कारण उसका परिवार तक टूट जाता है। वो जिस एम्बेसी में काम कर रहा है वहाँ से तक उसके इस इन्वेस्टिगेशन का विरोध हो रहा था। सारी प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए ये हर्मन कनिपमबर्ग इस केस को इन्वेस्टिगेट करते जाता है। और उसके इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देती है उसकी पत्नी, और एक बेल्जियन डिप्लोमेट भी यहाँ पर दिखाया है, वो भी उसको इसमें साथ देता है। तो ये हो गया कहानी का एक हिस्सा। दूसरे हिस्से की तरफ अगर हम जाए तो वहाँ पर ऑब्वियसली चार्ल्स शुभराज के क्राइम्स हमें दिखाए गए हैं। हालांकि चार्ल्स शुभराज के कैरेक्टर को हम अंदर से यहाँ पर समझ नहीं पाते, उसके अंदर हम झांक कर नहीं देख पाते। बस ऊपर से इस कैरेक्टर को हमें दिखाया गया है। बस उसकी माँ और उसकी एक पहली जो पत्नी थी उसके बारे में थोड़ी सी हमें यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा उस कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है वो हमें समझ में नहीं आता, या वो दिखाया ही नहीं गया इस सीरीज़ में। हालांकि काफ़ी समय हमें ये कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाई देता है, पर बार बार एक ही प्रकार की बातों को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि वो कैसे कुछ फॉरेन टूरिस्ट को, हिप्पीज को पकड़ के लाते हैं, उनको कुछ ड्रग्स वगैरह खिलाते हैं, बेहोश कर दिया जाता है, और फिर उनको ठिकाने लगाकर उनके जो पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें लेकर उनको चेंज करके उसमें वो उन पासपोर्ट्स के थ्रू अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं। यही बार बार हमें दिखाया गया है। अब चार्ल्स शुभराज के साथ होती है उसकी एक गर्लफ्रेंड जो सबको अपना नाम मुनिक बताती है, पर उसका ओरिजिनल नाम होता है मरी एंड्री लेक्लर्क, जो एक फ्रेंच कैनेडियन नागरिक होती है। और उसके साथ ही एक अजय नाम का एक और साथी होता है चार्ल्स शुभराज का, जो सारे क्राइम्स में या चार्ल्स शुभराज की मदद करता है। 2 और फ्रेंच कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाए हैं सीरीज़ में, जो हर्मन कनिपमबर्ग को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में वो साथ देते हैं। शुरुआत में उन्होंने चार्ल्स शुभराज को अनजाने में मदद की थी, पर बाद में उन्हें जब पता चलता है चार्ल्स शुभराज की सच्चाई घिनौनी, तो उसके बाद वो हर्मन कनिपमबर्ग का साथ देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज के प्लस पॉइंट्स के बारे में। सीरीज में सबसे ज़्यादा जो बात हमें प्रभावित करती है वो है उन्होंने जो 70-80 के दशक को रिक्रिएट किया है, वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। वो सब उस समय की गाड़ियाँ, उस समय के कॉस्ट्यूम्स, उस समय का मेकअप, सेट्स, आर्ट डायरेक्टर का काम, ये सारी बातें हमें इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी एक्सेलेंट थी, अच्छी खासी थी। तो ये
एकमात्र इस सीरीज़ का प्लस पॉइंट है कि सीरीज़ दिखने में जो कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, उस समय का 70-80 का जो दशक है, ये सारी बातें हमें काफ़ी रियलिस्टिक लगती है। हालांकि भारत को ऑब्वियसली उन्होंने जितना हो सके उतना गंदा यहाँ पर भी दिखाया है। हालांकि भारत के कुछ ज़्यादा सीन है नहीं, मुश्किल से 4-5 सीन से, वो भी बस कुछ एक आध मिनट के ही वो सीन्स थे। इसके अलावा जो नेपाल है उसको भी बस उन्होंने गंजेड़ियों और नशेड़ियों के अड्डे की तरह सीरीज में दिखाया कि भाई नेपाल बस इसी बात के लिए बस एकमात्र प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इस सीरीज के माइनस पॉइंट्स के बारे में कि कहां पर ये सीरीज हमें सबसे ज्यादा निराश करती है। तो इस सीरीज का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है ताहिर रहीम के एक्टर, जिसने चार्ल्स शोबराज के कैरेक्टर को प्ले किया है। पूरे सीरीज में पत्थर की तरह चेहरा करके वो इधर उधर घूमता रहता है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे उसके चेहरे पर। हालांकि चार्ल्स शोबराज की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी थी कि वो जो अनजान फॉरेनर्स थे उनको भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था, सब उसकी तरफ खींचे चले आते थे और वो उनको जो कुछ भी खाने को देता था, पीने को देता था, वो लोग बिना कुछ सोचे हुए उन चीज़ों को पी लेते थे, खा लेते थे, जिस कारण से वो बाद में बीमार पड़ जाते थे, पर फिर भी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। ऐसी उसकी पर्सनैलिटी थी। ऐसा हमें कुल मिलाकर सीरीज से तो कम से कम हमें यही पता चलता है, रियलिटी में क्या था वो पता नहीं। तो यहाँ पर ताहिर रहीम का जो एक्टर है ये, उसके जो एक्सप्रेशंस वगैरह थे या उसकी जो पर्सनैलिटी जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाई है, भाई उसकी तरफ देखकर उसके पास जाना तो छोड़ दीजिए, उसको देखकर लोग दूर भागेंगे, इस प्रकार से उसे इस सीरीज में दिखाया है। तो ये इस सीरीज का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हालांकि एक बात मुझे पसंद है कि चार्ल्स शोबराज को उन्होंने कहीं पर उसके क्राइम्स को ग्लोरीफाई नहीं किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे माइनस पॉइंट के बारे में, और वो है मुनिक का कैरेक्टर, चार्ल्स शोबराज की जो गर्लफ्रेंड उन्होंने दिखाई है, जो पूरे सीरीज में चार्ल्स शोबराज का साथ देती है। नेपाल में जाने के बाद में वो खुद 2 लोगों को उसके पास लेकर के आती है, जिनका बाद में वो मर्डर कर देते हैं। पूरे सीरीज में वो चार्ल्स शोबराज के साथ में है, पर अचानक से सीरीज के एंडिंग में जाकर आखिरी 2 एपिसोड में उसका ज़मीर जाग जाता है, जो बिल्कुल ही फेक लग रहा था। पूरे सीरीज में उसे पता था वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके साथ में है, वो क्या कर रहा है, पर एंडिंग में जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था, इस प्रकार से दिखाया जो बात हमें बिल्कुल ही वो हजम नहीं होती, वो बात गले के नीचे नहीं उतरती है। इसके बाद सीरीज का तीसरा माइनस पॉइंट है इसका स्टोरी टेलिंग का तरीका। सीरीज बार बार बस जंप करती रहती है, भविष्य से भूतकाल में, भूतकाल से भविष्य से, पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर से पास्ट में, 4 months लेटर 6 months अर्लियर, 2 days लेटर 4 days अर्लियर, 3 months लेटर 5 months अर्लियर। और ये कोई थोड़ा बहुत नहीं है, हर 1 मिनट में ये सीरीज जंप करती है। एक एपिसोड में कम से कम 20 से 25 बार ये सीरीज बस जंप करती रहती है। शायद इसके जो डायरेक्टर है वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है ऐसा करके, पर वो बहुत बचकाना लग रहा था। उन्हें लगा कि वो बहुत ऑडियंस को कुछ कंफ्यूज कर देंगे। नहीं भाई, कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं, किसी बच्चे को भी ये सीरीज दिखा दोगे तो भी वो समझ जाएगा। उल्टा उन्होंने अपनी ही हंसी उड़ा ली है, अपना ही मजाक बना लिया है, ये सब ऐसे जम्प्स डालकर जिनका कोई औचित्य ही नहीं था, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। वो स्टोरी टेलिंग में या हमारे दर्शक के रूप में हमारे एक्सपीरियंस में कुछ भी योगदान नहीं करते हैं वो टाइम जम्प्स। इसके बाद सीरीज का चौथा माइनस पॉइंट है, इसमें डच, बेल्जियन या फ्रेंच कैनेडियन कैरेक्टर्स के लिए जिन एक्टर्स को कास्ट किया है वो। देखिए, मैंने इस सीरीज को देखने के बाद मैं थोड़ा सा गूगल पर सर्च किया तो कई सारे लोगों के जो रिएक्शंस मैंने पढ़े, तो जो डच दर्शक है या जो फ्रेंच दर्शक है उन्होंने एक बात पर बहुत आपत्ति दर्ज कराई है कि भाई डच कैरेक्टर के लिए उन्होंने डच एक्टर को नहीं लिया, या जो फिर मुनिक का जो कैरेक्टर है उसकी जो फ्रेंच एक्सेंट थी वो बिल्कुल ही फेक लग रही थी। हमंग कनिपम बक की भी जो फ्रेंच डच एक्सेंट थी वो भी बिल्कुल फेक लग रही थी। तो इस बात पर बहुत लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि मैंने तो इसे हिंदी में देखा, पर जो हिंदी डब्ड वर्जन है उसमें भी फ्रेंच डायलॉग्स को ट्रांसलेट उन्होंने नहीं किया है। मतलब लगभग आधी से ज़्यादा सीरीज तो फ्रेंच में ही है। अगर आप इसे हिंदी में देखने के बारे में सोच भी रहे हैं तो आपको सबटाइटल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, और वो भी लगभग आधी से ज़्यादा सीरीज में। तो एक भारतीय दर्शक के रूप में तो ये बातें हमें इतना इरिटेट नहीं करती है। जो डच एक्सेंट है, फ्रेंच एक्सेंट थे, वो फेक है या रियल है, वो बातें हमें पता नहीं चलती है। पर जो मैंने लोगों के रिएक्शंस पढ़े उस आधार पर ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद पांचवा इस सीरीज़ का माइनस पॉइंट है कि हम सीरीज़ के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते। खासतौर पर शुरुआत के जो 4 एपिसोड्स हैं, ये कैरेक्टर्स ही इतने डल और अनइंटरेस्टिंग थे कि उनके साथ हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते। पर 5वें एपिसोड के बाद में थोड़ा सा कहानी में हमारा इंटरेस्ट बनता है,
इंटरेस्ट भी मैं नहीं कहूँगा, पर देख पाते हैं हम 5वें एपिसोड के बाद में सीरीज़ को। पर उससे पहले तो भाई सीरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ये थे सीरीज़ के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कि भाई बीबीसी को आखिर चार्ल्स शुभराज के कैरेक्टर में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया कि उन्होंने पूरी की पूरी एक सीरीज़ ही बना दी। तो देखिए, चार्ल्स शुभराज के द्वारा जो ये हत्या सीरीज़ में दिखाई है, उसके पीछे का जो सबसे मुख्य कारण ये सीरीज़ बताती है वो ये कि पोस्ट कॉलोनियल एरा के दुष्परिणाम। चार्ल्स के मन में वाइट लोगों के प्रति, गोरे लोगों के प्रति एक बहुत गुस्सा है, आक्रोश है, और इस कारण से वो उनको अपना निशाना बनाता है, टारगेट बनाता है उनको हत्या करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए, जिस भी कारण के लिए वो गोरे लोगों को खासतौर पर निशाना बनाता है। पोस्ट कॉलोनियल एरा के, गुलामी की बाद के समय के ये दुष्परिणाम है, ऐसा उन्होंने बताया है। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश पूरे विश्व को क्या बताते हैं, खास तौर पर भारत के बारे में क्या बताते हैं कि भाई भारत तो एक साफ सफेरों वाला देश था, पिछड़ा हुआ देश था, एक अनसिविलाइज्ड कंट्री थी, और हमने वहां पर जाकर उनको सिविलाइज्ड किया, उनको जीना सिखाया, उनको मनुष्य बनाया। जानवर जैसे थे ये लोग, हमने उनको मनुष्य बनाया। ये कुल मिलाकर ब्रिटिश पूरे विश्व को बताते हैं। तो इस सीरीज को देखने के बाद में अगर कोई फॉरेनर इस सीरीज को देखता है तो उसके मन में सबसे पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा कि भाई देखो ब्रिटिश, जिन्होंने इस इंडिया को इतना पिछड़ा हुआ घिनौना देश है, जो सीरीज में उन्होंने दिखाया भी है, ऐसे पिछड़े हुए घटिया घिनौने अनसिविलाइज्ड देश को जिन ब्रिटिशों ने सिविलाइज्ड बनाया, जीना सिखाया, अब देखो उन्हीं ब्रिटिशों के प्रति या उन्हीं गोरे लोगों के प्रति इन भारतीयों के मन में कितना द्वेष भरा हुआ है। खासतौर पर चार्ल्स शुभराज के कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है, पोस्ट कॉलोनियल एरा के दुष्परिणाम। तो स्वाभाविक सी बात है, बीबीसी को इस कहानी में इंटरेस्ट आएगा ही। और वैसे भी सीरीज में कई सारे वाइट सेवियर्स दिखाए हैं जो इस पूरे विश्व को चार्ल्स शुभराज जैसे खूनी दरिंदे से बचाते हैं। और ऊपर से हमारी भारत की जो क्राइम ब्रांच है, हमारे भारत की जो पुलिस है, उनका तो कोई योगदान इसमें दिखाया ही नहीं है चार्ल्स शुभराज को पकड़ने में। उल्टा ऊपर से ये सीरीज ये बताती है कि भाई भारत की जो न्याय व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, उस कारण से चार्ल्स शुभराज को उन्होंने थाई पुलिस को नहीं सौंपा, या जानबूझकर उन्होंने थाई पुलिस को नहीं सौंपा, क्योंकि थाई पुलिस या थाईलैंड की जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पर उससे फांसी होने वाली थी, पर भारत ने जानबूझकर उसको नहीं सौंपा और अपने यहाँ पर जेल में बड़े आराम से उसको रखा। ये कुल मिलाकर एक प्रकार से सीरीज इस कंक्लूजन पर एंडिंग में पहुंचती है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सपीरियंस दिस सर्पेंट का। तो मैं तो किसी को ये सीरीज रिकमेंड नहीं करूंगा, पर फिर भी अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं। मैं दिस सर्पेंट को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कुछ सेक्स सीन्स हैं, बाकी ड्रग्स तो ऑब्वियसली ड्रग्स का उल्लेख है, वायलेंस भी थोड़ा बहुत है, गाली गलौज भी है, तो परिवार के साथ में देखने जैसे तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।